30-40 सीटें। बिल्कुल शशि जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शकील अहमद ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, ये बड़ी खबर। और बिहार में कांग्रेस को झटका लगा है, शकील अहमद ने पार्टी को छोड़ दिया है। क्या वजह बताइए, ये भी आपको बता दें कि उन्होंने एक वजह बताते हुए अपने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, कांग्रेस को नमस्ते कर दिया। तो आपको बता दें बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए शकील अहमद ने पार्टी से बाय बाय कर दिया। एक पत्र में शकील अहमद ने लिखा कि मेरा 16 अप्रैल 2023 के पत्र का स्मरण करें, जिसके द्वारा मैंने पार्टी को सूचित किया था कि मैं अब भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी हाल ही में मैंने घोषणा भी कर दिया था कि मेरे तीनों पुत्र कनाडा में हैं और उनसे किसी की भी राजनीति में शामिल होने में कोई दिलचस्पी है नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए वो भी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं जीवन भर कांग्रेस में बना रहूंगा और अध्यक्ष महोदय अब ये संभव नहीं लगता। तो ये लेटर उन्होंने लिखा है और इस तरह जो है पार्टी से अलग हो गए हैं। और ये बड़ी खबर शकील अहमद से जुड़ी हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। लगातार जारी है बिहार पर हमारा एग्जिट पोल 2025। आपका इसके एक्सपर्ट आप होंगे, आप जैसे एक्सपर्ट लोग होंगे जो बता पाएंगे कि इसको कितनी सीटें आ सकती है। एज ए पॉलिटिकल पर्सन हम लोग तो चाहेंगे कि जो भी सीटें हम लड़े हैं, जो जिस सीटों पे हमारी चुनाव हुई है, सब सीट हम जीत गए। गोल 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 गोल। अरे चाहने का तो मैं भी चाहता हूं कि मतलब प्रधानमंत्री हो जाऊं। मेरे चाहने से क्या होता है, वार्ड में खड़ा हो जाऊं तो मुझे 5 वोट ना मिले। डॉक्टर राकेश रंजन और नदीम अंसारी जी को फ्रेम पे लाइए, आप लोग दोनों बने रहिए। डॉक्टर राकेश रंजन जी, 2020 की कहानी अगर देखें, डॉक्टर राकेश रंजन जी को फ्रेम पे लाइए आरजेडी। 2020 में कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि तेजस्वी जी आज मुख्यमंत्री होते अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा होता तो। इस बार 2025 में आप क्या देखते हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि जो तेजस्वी दवाई कमाई पढ़ाई वाला जो मसला लेकर के चल रहे थे वो ज्यादा अपीलिंग था। एसआईआर के मसले की वजह से बैकफुट पे चले गए तेजस्वी यादव। डॉक्टर राकेश रंजन, उसके बाद नदीम अंसारी जी। जी देखिए, एक फैक्ट तो ये भी है और एकदम सच है कि यदि हमारे 12 से 14 सीट चोरी नहीं किए गए रहते तो भी हम सरकार में रहते। कई जगह जबरदस्ती हराया गया, मीन्स मनी, मसल पावर और मशीनरी का इस्तेमाल करके। तो खैर जो भी ये है। और रही बात कांग्रेस के स्ट्राइक रेट का, तो ये कांग्रेस और आरजेडी और इस महागठबंधन में सभी लोग साथ लड़ते हैं और सबकी हार होती है, सबकी जीत होती है। हर एक सीट पे सारे लोग का मीन्स बराबर का ही वोट होता है। तो उससे बहुत सारी चीजें हैं, यदि उसमें एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें। लेकिन एक चीज है, 2005 से मैं इस इलेक्शन कैंपेन, चाहे प्री पोल हो चाहे पोस्ट पोल हो, चाहे ये सारी जो भी चीजें हैं कैंपेनिंग मैनेजमेंट का हिस्सा रहते रहा हूं मैं, चाहे सीएसटीएस के साथ काम करना हो और सारी चीजें। तो एक जो अंडरस्टैंडिंग अभी उभर के आई, तमाम सारी चीजें जो लोग देख नहीं पा रहे हैं, वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि पिछले बार निश्चित रूप से तेजस्वी जी ने जिस प्रकार नौकरी को इस पर मुद्दा बनाया और बिहार की राजनीति में मीन्स रोजगार और नौकरी राजनीति का केंद्र बना। और पहली बार हुआ बहुत दिनों बाद ऐसा कि मीन्स चुनाव जो है जनता के मुद्दों पे मीन्स होने लगा। क्योंकि जब हम नौकरी की बात किए तो ये लोग भी नौकरी की बात और रोजगार की बात करने लगे। इस बार भी जनता ने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके बड़े बड़े लीडर भी आकर के कभी मुद्दे की बात नहीं की। जनता में ये एक अलग ढंग का उससे आक्रोश आया। तीसरी बात यह है कि इस बार जो पलायन की मार झेलते हुए जो लोग बाहर थे, ये लोग, ऐसा नहीं हुआ कि छठ बीत गया तो ये लोग बाहर चले गए, वो लोग रुके और उन्होंने कहा कि इस बार हम इंश्योर करके जाएंगे कि इस बार परिवर्तन हो।
क्यों? क्योंकि वो पलायन से लेकर जो भी चीजें, और पलायन का सर एक बात और ले, पलायन एक मल्टी डायमेंशनल चीज हो गया। पलायन सिर्फ रोजगार के लिए बिहार से नहीं हो रहा है, शिक्षा के लिए भी पलायन करना पड़ रहा है, चिकित्सा के लिए भी पलायन करना पड़ रहा है, और कोई भी मिस बेहतर, यदि आप कुछ भी चाहते हैं, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो चाहे कुछ भी, सबके लिए स्टेट से बाहर जाना पड़ रहा है। और ये स्टेट जो है ना, कि लोग इससे बहुत डर रहे हैं। दूसरी बात, इवन सिर्फ उसी का नहीं, पैसे का भी। राजद, और सबसे पहले डॉक्टर राकेश रंजन आप ही से पूछूंगी, भाई धड़कनें बढ़ी हुई हैं, थमी हुई हैं, नो एजेंसीज जो कह रही हैं, उसके बाद राकेश जी। राकेश रंजन जी, एक सवाल मेरा भी है, वो भी ऐड ही कर लीजिए। आमूमन ये कहा जाता है सेफोलॉजी में कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ रहा है तो उसको एंटी रूलिंग पार्टी यानी एंटी सरकार मानते हैं, लेकिन रिसेंट में मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के चुनाव जो हुए और जो वोटिंग परसेंटेज है, वहां कहानी कुछ अलग हो गई। अब दूसरे फेज का भी चुनाव हो गया, अब तो 14 तारीख का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो जरा दिल पर हाथ रख करके बताइए, आप लोगों का क्या आकलन है आरजेडी का या महागठबंधन का? जी, आप सभी को नमस्कार। हम लोग का जो असेसमेंट है, वो हम लोग कॉन्फिडेंट है कि इस बार जनता जो है, हर समुदाय का, सारे लोग परिवर्तन के लिए वोट हुआ है। और इस कदर हुआ है कि हम लोग, यदि ये सारी चीजें, हम लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि इसमें 25 से 30 सीटें ऐसी है कि जिसमें ये लोग पूरी तरह से गड़बड़ी करेंगे। इसके बावजूद भी हम लोग 160 से पार हैं। तो और उसका कारण है, उसका कारण ये है कि आप मीन्स हम लोग कहीं ऐसी रूम में बैठ करके और ये सारी चीजें चर्चा पे और ये सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने कुछ एनालिसिस नहीं किया। हम लोग जगह जगह, गांव गांव, हर विधानसभा घूमे हैं, जनता के बीच रहे हैं, और जनता की आवाज और एक एक चीज जो मीन्स है, हम लोगों ने सुना है। इसीलिए दिल पे हाथ रख करके कह रहा हूं कि हम लोग कॉन्फिडेंट है कि इनके तमाम गड़बड़ी करने के बावजूद भी महागठबंधन 160 पार करने जा रहा है। और रही बात, जितने भी एजेंसी जो है एग्जिट पोल की है, मैं सबका सम्मान करता हूं, सबका, लेकिन मैं उनका क्या मेथड अपनाया उन्होंने, ये मुझे नहीं मालूम है। क्या सैंपल साइज क्या है, सैंपलिंग का जो मेथड है क्या है, क्या रैंडम सैंपलिंग है, क्या? राकेश रंजन जी, जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हालांकि इत्तेफाक देखिए कि स्क्रीन पर इस वक्त डॉक्टर राकेश रंजन हैं और किशोर कुणाल हैं। 2015 में दोनों अच्छे मित्र थे, एक गठबंधन था। तो जब एग्जिट पोल की बात हो रही है, मैं कई बार कहता हूं मजाक में भी, मैं भी एग्जिट पोल करता ही हूं, लेकिन फिर भी कई बार मैं कहता हूं कि पिछले 10 चुनाव का अगर आप वो देख ले, तो अगर बहुत साइंटिफिक है तो 10 चुनाव में कम से कम 6 बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए एडी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे केकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब टीवी 9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। और वाम दल को 3 सीटें मिली थी। ये 2015 का है। मैंने कहा कि डॉक्टर राकेश रंजन के चेहरे पे 2-4 दिन ही सही, या आगे करें, मेरी तो शुभकामना सबके साथ रहती है। तो 2015 का ये मैंने पढ़ दिया।
किशोर कुणाल जी। सर किशोर कुणाल जी से आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ना इनके साथी भी हैं हमारे साथ। हाँ। कांग्रेस के भी हैं प्रवक्ता और बीजेपी के भी प्रवक्ता अच्छा, हैं। उनको मैं इंट्रोड्यूस इनको भी करा देती हूँ, अपने साथियों के साथ और मजबूती इनको महसूस होगी। नदीम अंसारी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। नदीम जी स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुमकुम भारद्वाज जी, प्रवक्ता बीजेपी हैं। तो हमारे साथ है कुमकुम भारद्वाज जी, किशोर कुणाल जी, डॉक्टर राकेश रंजन और नदीम अंसारी जी। भाई ये सभी दो का ये पैनल है जो साथ में है। किशोर कुणाल जी को भी जरा स्क्रीन पे लाइए, कंट्रोल रूम जरा किशोर कुणाल जी को भी ले आइए। किशोर मैं जी बिल्कुल शशि जी, आप और मैडम लगातार बिहार को कवर किए हैं और मैं देख रहा था कि आप पिछले 2 महीने 3 महीने से लगातार बिहार की जमीनी राजनीति को समझने का प्रयास किया है और हम लोग कॉन्फिडेंट रहे थे तब भी, आज भी और आगे भी हैं कि तकरीबन हम लोग 190 सीट पर चुनाव जीतेंगे। 190 सीट पर। अरे आपको खत्म हो गया वचनम किम दरिद्रम, मतलब 200 प्लस बोल दीजिए ना, मतलब क्या आप क्या है बोलने में काहे को संकोच। और मुझे लगता है सर ये राकेश रंजन जी को जवाब भी दे दिया, इन्होंने कहा एसी कमरे में बैठ के नहीं तय करते हैं, तो गए हैं फील्ड में। एक बार इनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो सच्चाई है और जो चीजें जिसको हम वैलिडेट कर सकें 14 तारीख को, हमारी बातें उतनी ही होनी चाहिए। अरे सवाल आपसे देखिए किशोर कुणाल जी, ये नहीं है कि 190 लाएंगे कि 290 लाएंगे, बीजेपी से ज्यादा सीटें आएंगी जेडीयू को कि नहीं आएंगी, ये सिर्फ बताइए। नंबर 1 एनडीए में कौन रहेगा, दिलचस्पी इसमें है ना। ये बीजेपी के अरे बाहर वाले तो बाहर छोड़ दीजिए, एनडीए घर के अंदर जो मेन चर्चा है वो ये है कि जेडीयू को, चाचा को ज्यादा सीटें, पटना वाले सीएम को या दिल्ली वाले पीएम को, किसको? नहीं ये आपका आकलन हो सकता है। अरे आप अपना बता दीजिए ना, किनको ज्यादा सीटें। हम लोग एनडीए के लोग एक परिवार की भांति चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, परिवार सबने देखा है सर। जो सफलता होगी वो सफलता हम सबकी सफलता होगी, हम सारे दल की सफलता होगी और मैं समझता हूँ कि हम सब कितनी सीटें मिल सकती हैं आपके आकलन के मुताबिक? जी जेडीयू को कितनी सीटें मिल सकती है? बिल्कुल हम लोग 70 से 80 सीट का उम्मीद कर रहे हैं, 80 प्लस सीट का उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, और बीजेपी? अब बीजेपी का आइडिया हम नहीं लगा सकते हैं। कुमकुम भारद्वाज जी हैं, कुमकुम भारद्वाज जी हैं, उनको स्क्रीन पे दिखा दी। और बीजेपी का आप नहीं कैलकुलेट, मतलब अपना कर रहे हैं बीजेपी का कितना? नहीं हम लोग अभी कह रहे थे एक ही परिवार है। हाँ, हम लोग बराबर ही रहेंगे, जिस प्रकार बराबर सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। हाँ, तो मतलब ये वाला नहीं होगा कि देखिए ये तो कम सीटें थी, बहुत छोटी पार्टी 43 सीटें ही रह गई, हमारी आधी थी, फिर भी हमने मुख्यमंत्री बनाया। नहीं देखिए, जनता तय करती है। 2020 का भी चुनाव जनता ने हमें जनादेश दिया था और हम लोगों ने जनादेश का सम्मान किया। 25 में जो भी आएगा वो जनता का आदेश होगा। और कुमकुम जी कितनी सीटें आपको लगता है कि बीजेपी को मिल जाएंगी और टोटल एनडीए को कितनी मिल जाएंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जो अप्रत्याशित मतदान हुआ है इस बार बिहार में, उसको लेकर के अभी जस्ट खत्म हुआ है चुनाव, मतलब वोटिंग खत्म हुआ है। तो हमने तो जो सोचा था उससे कहीं मतलब अप्रत्याशित तरीके से मतदान हुआ है। खासकर महिलाएं निकल करके मतदान की हैं बिहार के भविष्य के लिए, और शीर्ष नेतृत्व में उन्होंने जो अपना विश्वास दिखाया है वो सब देख अनुभव का ये तो फायदा मिले ना। मतलब कितने, किशोर कुमार 190 कह रहे थे, मैं कह रहा था वचनम किम दरिद्रम, अरे बोलना था 200 प्लस भी बोल सकते थे, पता नहीं आ भी जाए। आपके अनुसार कितनी सीटें आ सकती हैं एनडीए को? मैं इस समय पे अगर आप पूछेंगे कि बिल्कुल मतलब कि रैंडमली मैं कुछ भी बोल दूं, एट रैंडम विदाउट किस तरीके का वोटिंग होगा, 2, 3, 4, 6 महीने से आप लोग मेहनत कर रही हैं, क्लोजली वॉच किया है, तो दिल क्या कहता है आपको कितनी सीटें मिल जाएंगी? कम से कम एग्जिट पोल देख के तो राहत महसूस कर रहे होंगे। बहुत कह रही हूँ, राहत भी नहीं, खुश हो रहे हैं। जमीनी स्तर पे काम किया है, जमीनी स्तर पे हमने काम किया है। बिहार के डेवलपमेंट मॉडल पे जो बिहार की जनता ने विश्वास दिखाया है और जिस तरह से अप्रत्याशित मतदान हुआ है, तो आप एक रिकॉर्ड तोड़ा है। तो रिकॉर्ड अच्छा, हम सीट की मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको 4 ऑप्शन,
वो देखा है ना कौन बनेगा करोड़पति। मैं 4 ऑप्शन देता हूं 125, 150, 175, ये सब में प्लस प्लस जोड़ दीजिए, या 200 या 100। नहीं, आप 2 फिगर को तो आप बिल्कुल 100, 125 तो खैर बिल्कुल ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। 200 200 प्लस मान हम लें, डेफिनेटली 200 के आसपास में रहेंगे हम। 200 के आसपास। चलिए, नदीम अंसारी जी बीजेपी को कितनी मिल सकती है इस 200 में? प्लीज डोंट आस्क मी कि मैं कुछ ऐसा फिगर बोल दूं, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ तथ्यों के आधार पे बोलती हूँ, और जो मैं बोलती ये हूँ समझना चाह रहा था, किशोर कुणाल जी है, मैं ये समझना चाह रहा था कि बड़ा भाई कौन होगा, जेडीयू या बीजेपी, क्या आकलन है? देखिए, इस परिवार में 101 सीट हमने दोनों ने लड़ा है, ठीक है, और उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दोनों को बहुत सम्मानजनक तरीके से जनता की स्वीकार्यता मिल रही है, और हम एक सिंपलिंग मेजोरिटी के साथ चुनाव में जो गए थे। सम्मानजनक का डेफिनेशन आंकड़े के हिसाब से कितने से शुरू होता है आपका? वो तो 150-60 प्लस ही होता है, जो भी होता है। अरे 175 बीजेपी जेडीयू 2015 में काउंटिंग हो रही थी और मैं पटना में ही था। बीजेपी दफ्तर में सुबह 8-9 बजे संजय मयूख और ये सब लोग थे वहां, और पूरा मिठाई विठाई पटाखे वटाखे सब चलने शुरू हो गए थे। 1 घंटे के बाद वहां पे पटाखे भी बंद हो गए और मिठाई जो लाया था सुना था कि वापस कर दिया था। ये पता है ना 2015 की कहानी? देखिए, 2015 में जो हुआ था घटनाक्रम, वो जो पीके थे हमारे, जिन्होंने जंगल राज को जीवन दान दिया था, और उसके बाद से नीतीश जी को भी मतलब समझ में आ गया था। अरे तो उसी जंगल राज में थे नीतीश कुमार। देखिए, अभी जो मुखिया थे, उस जंगल राज के मुखिया थे नीतीश कुमार उस वक्त। देखिए, 2015 का ये मतदान नहीं है। हाँ। ये 2015 का मतदान नहीं है। इस बार महिलाएं खास करके घरों से निकली हैं, और उन्होंने शिष्ट नेतृत्व में जो विकास का मॉडल कुमकुम जी, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं। पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान सिर्फ ये जानने में भी थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड है कि मान लीजिए एनडीए को बहुमत मिले, है ना, तो बड़ा भाई तो 1 सीट हमें आ जाए। अरे चाहने को तो मतलब चाहने को तो चांद पे भी घर हो, वो चाहने वाने वाली बात छोड़ दीजिए ना। अब तो 14 तारीख है। रियलिस्टिक दिल क्या कहता है आपका? इसके एक्सपर्ट आप होंगे, आप जैसे एक्सपर्ट लोग होंगे जो बता पाएंगे कि इसको कितनी सीटें आ सकती है। एज ए पॉलिटिकल पर्सन हम लोग तो चाहेंगे कि जो भी सीटें हम लड़े हैं, जो जिस सीटों पे हमारी चुनाव हुई है, सब सीट हम जीत गए। गोल 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 गोल। अरे चाहने का तो मैं भी चाहता हूं कि मतलब प्रधानमंत्री हो जाऊं। मेरे चाहने से क्या होता है, वार्ड में खड़ा हो जाऊं तो मुझे 5 वोट ना मिले। डॉक्टर राकेश रंजन और नदीम अंसारी जी को फ्रेम पे लाइए, आप लोग दोनों बने रहिए। डॉक्टर राकेश रंजन जी, 2020 की कहानी अगर देखें, डॉक्टर राकेश रंजन जी को फ्रेम पे लाइए, आरजेडी। 2020 में कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि तेजस्वी जी आज मुख्यमंत्री होते अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा होता तो। इस बार 2025 में आप क्या देखते हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि जो तेजस्वी दवाई कमाई पढ़ाई वाला जो मसला लेकर के चल रहे थे वो ज्यादा अपीलिंग था। एसआईआर के मसले की वजह से बैकफुट पे चले गए तेजस्वी यादव। डॉक्टर राकेश रंजन, उसके बाद नदीम अंसारी जी। जी देखिए, एक फैक्ट तो ये भी है और एकदम सच है कि यदि हमारे 12 से 14 सीट चोरी नहीं किए गए रहते तो भी हम सरकार में रहते। कई जगह जबरदस्ती हराया गया, मीन्स मनी, मसल पावर और मशीनरी का इस्तेमाल करके। तो खैर जो भी है। और रही बात कांग्रेस के स्ट्राइक रेट का, तो ये कांग्रेस और आरजेडी और इस महागठबंधन में सभी लोग साथ लड़ते हैं और सबकी हार होती है, सबकी जीत होती है। हर एक सीट पे सारे लोग का मीन्स बराबर का ही वोट होता है। तो उससे बहुत सारी चीजें हैं, यदि उसमें एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें। लेकिन एक चीज
है 2005 से मैं इस इलेक्शन कैंपेन, चाहे प्री पोल हो, चाहे पोस्ट पोल हो, चाहे ये सारी जो भी चीजें हैं कैंपेनिंग मैनेजमेंट का हिस्सा रहते रहा हूं मैं, चाहे CSDS के साथ काम करना हो और सारी चीजें। तो एक जो अंडरस्टैंडिंग अभी उभर के आई, तमाम सारी चीजें जो लोग देख नहीं पा रहे हैं, वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि पिछले बार निश्चित रूप से तेजस्वी जी ने जिस प्रकार नौकरी को इस पर मुद्दा बनाया और बिहार की राजनीति में मीन्स रोजगार और नौकरी राजनीति का केंद्र बना, और पहली बार हुआ बहुत दिनों बाद ऐसा कि मीन्स चुनाव जो है जनता के मुद्दों पे मीन्स होने लगा, क्योंकि जब हम नौकरी की बात किए तो ये लोग भी नौकरी की बात और रोजगार की बात करने लगे। इस बार भी जनता ने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके बड़े बड़े लीडर भी आकर के कभी मुद्दे की बात नहीं की, जनता में ये एक अलग ढंग का उससे आक्रोश आया। तीसरी बात यह है कि इस बार जो पलायन की मार झेलते हुए जो लोग बाहर थे, ये लोग ऐसा नहीं हुआ कि छठ बीत गया तो ये लोग बाहर चले गए, वो लोग रुके और उन्होंने कहा कि इस बार हम इस इंश्योर करके जाएंगे कि इस बार परिवर्तन हो। क्यों? क्योंकि वो पलायन से लेकर जो भी चीजें, और पलायन का सर एक बात और ले, पलायन एक मल्टी डायमेंशनल चीज हो गया। पलायन सिर्फ रोजगार के लिए बिहार से नहीं हो रहा है, शिक्षा के लिए भी पलायन करना पड़ रहा है, चिकित्सा के लिए भी पलायन करना पड़ रहा है, और कोई भी मिस बेहतर यदि आप कुछ भी चाहते हैं, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो चाहे कुछ भी, सबके लिए स्टेट से बाहर जाना पड़ रहा है। और ये स्टेट जो है ना कि लोग इससे बहुत दर्द में हैं। दूसरी बात कि इवन सिर्फ उसी का नहीं, पैसे का भी पलायन हो रहा है, क्योंकि जो मजदूर बाहर जा